प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र की इस क्लास में वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर को पढ़ते समय आपको यह ध्यान आ रहा होगा कि आपने पढ़ा था कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। जब हम यह कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो इसका तात्पर्य यह है कि ये उन पद्धतियों का भी उपयोग करता है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त किया जाना संभव है। जब हम विज्ञान किसे माने इस विषय पर विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि विषय वस्तु की भिन्नता से विज्ञान तय नहीं होता है कि विज्ञान कौन है या नहीं है, बल्कि विज्ञान को तय करने के लिए या विज्ञान बनने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इस पर प्रकाश डालते हुए कार्ल पियर्सन नामक विद्वान ने यह कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, विषय वस्तु में नहीं है। यानी क्या कहना चाहते हैं कार्ल पियर्सन कि विज्ञानों की जो एकता है वो उनकी पद्धति में है, यानी सभी विज्ञानों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या हुई, उनकी पद्धति। विषय वस्तु अलग हो सकती है, जैसे बॉटनी वाले पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री वाले रसायनों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार अन्य जो विज्ञान है वो अपने अपने विषय अनुरूप, जिसे कहना चाहिए कि विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। हम समाजशास्त्री होने के नाते हम सामाजिक संबंध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समूह, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये सब चीज़ें विषय वस्तु कहलाती है। किंतु विज्ञानों की एकता, जैसा कार्ल पियर्सन मानते हैं, या विज्ञानों में कोई कॉमन चीज़ है तो वो क्या है, उसकी पद्धति। मतलब वैज्ञानिक पद्धति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जो भी विषय कहें, हम विज्ञान कहें, जो भी वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं उन विषयों को हम, उनके अध्ययन को हम विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ विचारकों के शब्दों में यदि हम देखें, जिनमें प्रमुख रूप से हम जॉर्ज ए लुनबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में विज्ञान के विषय में परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। यानी क्या कहना चाहते हैं लुनबर्ग कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति क्या है, तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या से निर्मित है। यानी वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या करती है। इसी तरह ए वुल्फ ने अपनी पुस्तक में वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। यानी वुल्फ ने भी उसी तरह की बात कही है कि जिससे विज्ञान की रचना होती हो और विज्ञान का विस्तार होता हो तो उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कह सकते हैं। ये वुल्फ ने अपनी पुस्तक एसेंशियल्स ऑफ सोशल मेथड में इस परिभाषा को दिया है। तो कुल मिला के अगर हम वैज्ञानिक पद्धति के विषय में कहें तो वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है, वह व्यवस्थित पद्धति है जिसके आधार पर, जिसके उपयोग के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करना संभव है, या वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने का वो है एकमात्र आधार है। तो अब हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति आखिर क्या है। तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में जो प्रथम विशेषता है वो यह है कि वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने की एक पद्धति है जो वैज्ञानिक ज्ञान का आधार भी है। यानी
वैज्ञानिक ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति होती है, और ये इसकी प्रमुख और प्रथम विशेषता है। कोई भी ज्ञान जो विज्ञान की श्रेणी में आता है तो आप ये मान के चलिए कि ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही प्राप्त किया गया है। इसकी दूसरी विशेषता के विषय में हम बात करें तो हमें कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन के द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। यानी वैज्ञानिक पद्धति की दूसरी विशेषता ये है कि ये तथ्यों का अवलोकन करती है और अवलोकन करके तथ्यों को एकत्रित करती है। अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर घटना को देखना और उस घटना से तथ्यों को एकत्रित करना, उसे हम अवलोकन कहते हैं। तीसरी विशेषता जो वैज्ञानिक पद्धति की है वह यह है कि वैज्ञानिक पद्धति प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण भी करती है। मान लीजिए हमने तथ्यों को प्राप्त कर लिया। अब जो तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम समान गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण के आधार पर एक निष्कर्ष, उन तथ्यों से एक दिशा हमें प्राप्त होती है कि तथ्य क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं विश्लेषण करना। जैसे मान लीजिए एक छोटी से एग्जाम्पल के द्वारा हम समझना चाहें, मैं आपसे पूछूं कि दहेज प्रथा के विषय में आपके क्या विचार है, क्या ये उचित है या अनुचित है। हमने 10 विद्यार्थियों से बात पूछी, तो 10 ने जो हमें उत्तर दिया वो हमारे तथ्य हैं। अब इन तथ्यों को हम हाँ और ना के आधार पर अलग अलग अगर समूहों में बांट दें तो उसे वर्गीकरण कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम ये कहें कि 2 विद्यार्थी ये कहते हैं कि दहेज प्रथा उचित है और 8 ये कहते हैं कि दहेज प्रथा उचित नहीं है, तो जो 2 मतलब कुल मिला के हम देखें 2 विद्यार्थी दहेज प्रथा के पक्ष में और 8 उसके विपक्ष में है, मीन्स अधिसंख्य विद्यार्थी दहेज प्रथा को पसंद नहीं करते, ये उसका विश्लेषण हो सकता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता ये है कि वैज्ञानिक पद्धति में क्या है, व्हाट इज़ का उल्लेख किया जाता है। इट मीन्स वैज्ञानिक पद्धति में क्या होना चाहिए जैसे चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता, यानी मन के भावों को इसमें मिलाने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। हम सिर्फ घटनाओं और तथ्यों को देखते हैं, उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि वास्तविकता क्या है, मगर हम कल्पना के आधार पर उसका विश्लेषण नहीं करते। वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता ये है कि वैज्ञानिक पद्धति में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, कार्य कारण संबंधों की स्थापना की जाती है, घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को खोजा जाता है और ये बताया जाता है कि जो घटनाएं घटी है उसके पीछे यह कारण जिम्मेदार है। अगर एक उदाहरण हम लेना चाहें, मान लीजिए कि हम ये कहें कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका अगर हम अध्ययन करना चाहें या किसी भी देश में, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, मान लीजिए हमें लग रहा है कि वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हम फिर क्या करेंगे, समाजशास्त्र में उस पर अध्ययन करेंगे और ये खोजने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों से बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तो इस तरह से कार्य कारण संबंधों की स्थापना का हम प्रयास करते हैं। अगले बिंदु में इसकी विशेषता को हम समझें तो वैज्ञानिक पद्धति में सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सिद्धांतों को बनाया जाता है। सिद्धांत मतलब वे अनुमान या मान लीजिए कि वह तथ्य जो सिद्ध हो चुके हैं वे सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। यानी जिन तथ्यों को हम सिद्ध कर चुके हैं, जिनकी और पुनर्परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो उनको हम सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही स्थापित हो सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता है कि इसमें सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव होती है। मान लीजिए किसी तथ्यों से हम सहमत नहीं है, किसी सिद्धांत से हम सहमत नहीं है, मान लीजिए हमें लगता है कि सिद्धांत ठीक नहीं है, तो वैज्ञानिक पद्धति पर प्राप्त सिद्धांत की पुनर्परीक्षा की जा सकती है। हम उसे पुनः चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा एग्जाम्पल हम लें कि पानी 100 डिग्री पर गर्म करने पर पानी उबलने लगता है और कोई इससे सहमत नहीं है, तो पानी को दोबारा उबाल कर देख सकता है। अगर 100 डिग्री पर वो उबल रहा है, मतलब ये सिद्धांत ठीक है। इसी प्रकार अगली विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की यह है कि इसमें पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होती है। हम तथ्यों के आधार पर भविष्य में उसके किस रूप में वो रहेंगे, क्या उनका रूप भविष्य में रहेगा, इसके आधार पर पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और ये पूर्वानुमान
लगभग सटीक होता है। अगर परिस्थितियाँ वही हैं तो हमारा पूर्वानुमान या भविष्यवाणी पूरी तरह से सही सिद्ध होती है। इसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता यह है कि इसके आधार पर प्राप्त सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। वह समय और स्थान कोई सा भी हो, मगर सिद्धांत यदि स्वयं सिद्ध है और परिस्थितियाँ वही है तो वह सिद्धांत अमेरिका में भी लागू होगा, भारत में भी होगा, जर्मनी में भी होगा, अंटार्कटिक में भी होगा। यानी स्थान कोई भी हो, सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। वो सभी स्थानों पर एक बार बने हुए सिद्धांत सभी स्थानों पर समान परिस्थितियों में लागू किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की आखिरी और महत्वपूर्ण विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी को सरल शब्दों में मैं कहूँ तो अध्ययन का निष्पक्ष होने से है। अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन को निष्पक्ष बनाए, उसमें किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करे, अपनी किसी भी तरह की भावनाओं को नहीं मिलाए, तो उस अध्ययन को हम निष्पक्ष अध्ययन मानते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ और उसकी विशेषताओं को जानने का आज प्रयास किया है। और आपके दिमाग में बहुत सी कुछ सवाल जवाब भी हो सकते हैं, तो आप चाहें तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार आप अच्छे से इसे पढ़ें, फिर कोई समस्या हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि कोई भी विज्ञान हो, उसमें ज्ञान प्राप्ति का जो एकमात्र आधार है वो वैज्ञानिक पद्धति होती है, और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान मानते हैं। इसके अलावा जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान की श्रेणी में माना जाना संभव नहीं होता है। इसलिए हम समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान मानते हैं। वो उसका कारण ये है कि समाजशास्त्र में हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं और इस पद्धति के आधार पर हम जो प्राप्त ज्ञान है उसे विज्ञान कहते हैं। यहाँ एक बात और आप लोग ध्यान रखें कि सभी विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग की अपना एक तरीका होता है। अपनी एक आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के चरण हो सकते हैं जो प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञानों में थोड़े से अलग हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं, दोनों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। धन्यवाद।